Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Rain, Thunder and Lightning. Introduction. Water covers about 3/4 of Earth's surface and is a necessary element for life. During their constant cycling between land, the oceans and the atmosphere, water molecules pass repeatedly through solid, liquid and gaseous state, but the total supply remains fairly constant. There is no powerhouse in the clouds, but you occasionally see electricity in the forms of lightning. Where does it come from? Similarly, how is the thunder caused? For answers to all these questions and many more, read this chapter. देखिए वाटर जो है अर्थ सरफेस का 3/4 कवर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. तो इसकी जब कांस्टेंट साइकिलिंग होती है ना लैंड और ओशन के बीच, देन एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रेपिटेडली पास होते हैं अपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट से, बट जो टोटल सप्लाई है ना वो कांस्टेंट रहती है. अच्छा, कि क्लाउड्स में कोई पावर हाउस है, लेकिन फिर भी जब लाइटनिंग होती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नज़र आती है. इसी तरह से थंडर क्यों होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 11.1 रेन. Rain is the most important and vital natural phenomenon for all the living beings on earth. It results from the rising and cooling of moisture and undergoes 3 processes: evaporation, condensation and precipitation. It brings down the temperature and helps in clearing the air by washing away the dust and making the weather pleasant. अच्छा, रेन जो है, रेन के बारे में तो हमें पता ही है कितना इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिनन है. इसकी वजह से देखिए क्या होता है कि राइजिंग एंड कूलिंग होता है मॉइस्चर का. 3 प्रोसेसेस से इसमें गुजरता है: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, है ना. इसकी वजह से टेम्परेचर डाउन आता है और जो एयर क्लियर हो जाती है, वेदर प्लेजेंट हो जाता है, डस्ट भी वॉश अवे हो जाता है. 11.2 इवेपोरेशन. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas. It can occur at any temperature. For example, water left in a saucer will gradually evaporate. The water molecules escape into the air as a gas that is known as water vapor. The amount of water vapor in the air is called its humidity. अच्छा, evaporation के बारे में आपने पढ़ा ही होगा. जब आपका वाटर जो है अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट. और एक हर टेम्परेचर पे होगा, हर टेम्परेचर. जैसे आप पानी को छोड़ दीजिए सॉसर में तो ग्रेजुअली वो इवेपोरेट होगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल अल्टीमेटली इवेपोरेट. एक्टिविटी 1. टेक अ केटल, फिल इट विद वाटर, कीप इट ऑन द गैस स्टोव टू बॉईल. ऑब्जर्व. Once the water starts boiling, you will see steam coming out from the spout. आपने केटल लेनी है, उसमें वाटर भरना है, फिर गैस स्टोव में आप उसे रख देंगे बॉईल करने के लिए. और जैसे ही वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो स्पाउट यानी जो केटल का माउथ होता है ना, उसे स्पाउट कहते हैं, उसमें से आपका जो स्टीम है वो निकलेगी. 11.3 कंडेंसेशन. Condensation occurs when air has more water vapor than it can hold. Excess water vapor condenses into water droplets. Air may be cooled until it reaches a temperature known as a dew point, below which it is unable to hold all of its vapor. ठीक है, कंडेंसेशन आपका कब होता है? जब एयर में आपके वाटर वेपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जितना ये होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा. तो एक्सेस वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है आपका वाटर ड्रॉपलेट्स में, और एयर भी आपकी कूल हो जाती है. वो आपकी तभी होती है जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचता है, जिसे कहते हैं ड्यू पॉइंट. और उसके नीचे ये क्या करता है, ये इट इज़ अनेबल टू होल्ड ऑल ऑफ इट्स वेपर. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट ऑफ the surrounding air, water vapor will begin to condense on it. Due to this, we find droplets on the outer walls of the tumbler with ice cubes. देखिए, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट जो होगा सराउंडिंग एयर से उससे कम होगा, तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा. और इसकी वजह से हमें, जैसे एक टम्बलर है उसमें अंदर आइस क्यूब्स रखे हैं, राइट, उसके बाहर हमें ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. एक्टिविटी 2. टेक सम चिल्ड वाटर इन अ टम्बलर, wipe its outside walls, keep it on the table for some time. After some time, you will notice water droplets on the outside walls. Where has this water come from? आपको टम्बलर में एक चिल्ड वाटर लेना एकदम, फिर उसको आप उसकी जो वाइप्स आउटसाइड वॉल्स उसको वाइप करना है, फिर आपको टेबल पे रखेंगे. कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स
उसके वॉल्स पे आ जाएंगे। तो ये वाटर कहाँ से आया? जो अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ये उसी से रिलेटेड है। 11.4 precipitation. After condensation, clouds form. They are made up of billions of tiny light water droplets so that they can float in the air. Sooner or later, this water falls to the earth as rain, sleet, hail or snow. This process is called precipitation. देखिए कंडेंसेशन के बाद आपके क्लाउड्स बनते हैं कि इसमें ये टाइनी लाइट वेट ड्रॉपलेट से बने जो बिलियंस होते हैं नंबर्स, ये एयर में आपके फ्लोट करते रहते हैं। अब इसके बाद ये जो वाटर है ये अर्थ पे गिरता है एज रेन, हेल और स्नो, तो इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। एक्टिविटी 3 प्रेसिपिटेशन। Place a small plastic container near your home where it will not be disturbed. Make sure there are no trees or buildings overhead, for you will use the container to collect rain and snow or precipitation. Each evening, pour the contents of the container into a graduated cylinder. Then return the container to the place where you first left it. Measure and record how many milliliters of precipitation fell each day. Repeat this procedure each day for the first 7 days of each month during the school year. Using colored pencils for each month, construct a graph of your measurements. देखिए आपको एक स्मॉल प्लास्टिक कंटेनर अपने घर के पास रखना है, मतलब जहाँ पे ये डिस्टर्ब ना हो, इसको डिस्टर्ब ना किया जा सके। एंड मेक श्योर वहाँ पे कोई ट्रीज़ ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, जिससे कि आप रेन वाटर और स्नो या प्रेसिपिटेशन को कलेक्ट कर सकें। हर इवनिंग में आपने वो जो कंटेनर का कंटेंट है ना उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर में आपने डालना है। ओके, फिर कंटेनर को वापस उसी जगह पे रख के आना है जहाँ पे आपने पहले रखा था। फिर आपने रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है कि कितना मिलीमीटर जो प्रेसिपिटेशन का आपको हर दिन मिला। इस प्रोसीजर को आप रिपीट करेंगे पहले 7 डेज तक हर मंथ की। ओके, और उसके बाद आप ग्राफ के थ्रू अपने मेजरमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 11.5 rainfall. Most of the water on the earth is found in lakes, streams and especially the oceans. An important aspect of rainfall is that it plays an important role in redistributing the energy the earth receives from the sun. Surface water in these lakes, streams and oceans is heated by the sun and turns to a vapor or gas. The water vapor then rises up into the air. In the upper atmosphere, water vapor cools and changes into liquid droplets. These droplets form clouds. Eventually, the droplets fall back to the surface as rain and snow. ज़्यादातर वाटर जो आपका अर्थ में पाया जाता है आपका लेक, स्ट्रीम में है, एंड स्पेशली ओशन में सबसे ज़्यादा आपका वाटर। तो रेनफॉल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एनर्जी को, फ्रॉम एनर्जी जो अर्थ रिसीव करता है सन से, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में। जैसे जो सरफेस वाटर है आपका जो लेक्स में या स्ट्रीम्स में या ओशन में सन की हेल्प से हीट होते हैं, तो ये वेपर या गैस में आपके टर्न हो जाते हैं। फिर वाटर वेपर आपके राइज अप होते हैं एयर में, अपर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कूल होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं। इवेंचुअली वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फिर से वापस सरफेस पे आ जाती हैं अर्थ के एज रेन और एज स्नो। 11.6 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। Ice, liquid water and steam, perhaps these three materials seem very different to you. Certainly, you can use them in very different ways. Ice, liquid water and steam, however, are all made up of exactly the same substance in different states. Below 0 degrees Celsius, water exists in the form of ice, which is its solid state. Between 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius, water exists mostly in the form of liquid water in its liquid state. A part of water also exists in gaseous state as water vapor. Above 100 degrees Celsius, water exists in the form of steam in its gaseous state. देखिए आइस, लिक्विड वाटर और स्टीम आपको ये डिफरेंट लगते होंगे, है ना, और वैसे भी हम इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में ये जो तीनों ही है ना ये एग्जैक्टली सेम सब्सटेंस से बने हैं, बट ये अपने डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री से बिलो वाटर जो है आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड आइस क्या है, सॉलिड स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर है वो मोस्टली आपका लिक्विड होता है। वाटर जो है लिक्विड स्टेट है, हालांकि कुछ पार्ट जो है वाटर का यहाँ पे एज वाटर वेपर भी आपका एग्जिस्ट करता है जो आपका गैसेस स्टेट है। एंड 100 डिग्री से अबव वाटर जो है आपके कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्टीम की फॉर्म में, भाप, जो आपके यहाँ का गैसेस स्टेट है।
interchangeability of different states. Ice, liquid water, and steam are all the same substances. What then causes the particles of a substance to be in one particular phase rather than another? The answer has to do with energy. Energy that can cause the particles to move faster and farther apart. अब देखिए, ये तीनों ही चीज़ें हमने जिनकी बात की हैं, ये क्या है आपके सेम सब्सटेंस है ना. बट क्या होता है, किसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ना सब्सटेंस के, वो आपके एक पर्टिकुलर फेज में होते हैं रेदर देन अदर. तो आंसर है इसका एनर्जी, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है फास्ट मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. As energy content is responsible for the different phases of matter, substances can be made to change phase by adding or taking away energy. And the easiest ways to do this is to heat or cool the substance, allowing heat energy to flow into or out of it. This idea should sound familiar to you since you frequently increase or decrease heat energy to produce phase changes in water. You put liquid water in the freezer to remove heat and make ice. On a hot stove, you add heat to make liquid water turn to steam. अच्छा, क्योंकि आपका जो एनर्जी कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैटर के डिफरेंट फेजेस के लिए. तो देखिए, सब्सटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब फेजेस को उनके चेंज कर सकते हैं. या तो हम उस एनर्जी को ऐड करें या उसे ले लें. तो ईजिएस्ट वे क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को आप हीट कीजिए या कूल कीजिए, ओके, जिससे कि जो एनर्जी है या तो फ्लो होगी उसमें से या फिर आउट होगी उसमें से. देखिए, अब ये जो आइडिया है इट्स साउंड्स फेमिलियर, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं हीट एनर्जी को, जिससे कि फेजेस चेंज होते हैं वाटर के, है ना. जैसे कि आप वाटर को फ्रीज़र में डाल दीजिए टू रिमूव हीट और वो आइस बन जाएगा. और हॉट स्टोव पे अगर आप क्या करेंगे, हीट ऐड करते हैं, मतलब लिक्विड वाटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम में, विच इज़ अ गैस स्टेट. सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंजेस इन वाटर. Ice, solid state of water, changes to liquid water upon heating. This process is called melting, in which the solid absorbs heat energy. The opposite state change, that of liquid water to a solid ice, is called freezing. Freezing occurs when a substance loses heat energy. देखिए, ice आपका solid state है, right? अब क्या होगा कि वो liquid water में change हो जाएगा heating पे. तो ये process होता है आपका melting में. इसमें solid क्या कर रहा है, वो heat energy को absorb कर रहा है. अब opposite स्टेट चेंज कब होता है, जब वाटर जो विच इज़ एन लिक्विड फॉर्म उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी आइस में. एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग कब होता है कि जब कोई सब्सटेंस अपनी हीट एनर्जी को यूज करता है. लिक्विड गैस स्टेट चेंजेस इन वाटर. The change of a substance from liquid to gas is called vaporization. During this process, particles in a liquid absorb enough heat energy to escape from liquid state. That is why water is used in desert coolers. As a warm air from the outside enters through the wet mats, it evaporates a small part of water from the mats. The evaporating water absorbs heat from the incoming warm air and cools it. The cool air is then pushed into the room by the cooler fan. Gas can change state too. If a substance in the gas state loses heat energy, it changes into a liquid. Scientists call this change condensation. देखिए, जब भी कोई आपका सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज होता है वो आपका वेपराइजेशन होता है. इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके लिक्विड में, वो इनफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि अपने लिक्विड से स्केप हो जाते हैं. तो जैसे आपका वाटर यूज़ किया जाता है डेजर्ट कूलर्स में, क्यों किया जाता है, जैसे कि देखिए, जो वार्म एयर होगी जो आउटसाइड से आएगी वो एंटर करेगी वेट मैट के थ्रू, फिर इसका स्मॉल पार्ट जो होगा वाटर का वो इवेपोरेट हो जाएगा आपके फैट से. तो जो इवेपोरेटिंग वाटर है वो सराउंडिंग की जो एयर है, यानी जो इनकमिंग वार्म एयर है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसकी हीट को, और उसको कूल करेगा. फिर जो कूल एयर है उसको कौन पुश करेगा, जो कूलर फैंस है ना उसको पूरे रूम में पुश करेंगे. गैस भी अपना स्टेट चेंज करते हैं. जैसे कोई भी सब्सटेंस में है जो गैस स्टेट में है, वो अपनी हीट एनर्जी को लॉस करता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. एंड इस चेंज को कहा जाता है कंडेंसेशन. सॉलिड गैस फेज चेंजेस. If you live in or have visited an area where winters are very cold, you may have noticed something unusual about fallen snow. Even when temperature stays below the melting point of water that makes up the snow, the fallen snow slowly disappears. What happens to it? They undergoes sublimation.
When a solid sublimes, its surface particles escape directly into the gas phase. They do not pass through the liquid phase. देखिए कभी आपने कोई ऐसा जगह आपने विजिट किया हो या आप रहे हो जहाँ विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे ना कुछ अनयूजुअल चीज़ होती हैं, जैसे कि एक तो आपका जैसे अनयूजुअल चीज़ें होती हैं अबाउट फॉलन स्नो. अगर आपका टेम्परेचर जो है वो बिलो मेल्टिंग पॉइंट है ना वाटर के, जो आपको आपके स्नो को बनाए रखता है, तब भी जो फॉलन स्नो है वो धीरे धीरे आपकी डिसअपियर हो जाएगी. और ये होता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में आपके जो आए थे उनमें पढ़ा होगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा. 11.7 वाटर साइकिल. There is an old saying that every drop of water from the ocean rains 5 times before it returns to the ocean. Although this is not a very scientific statement, it does have a kind of scientific basis. Here is the reason. Every day, the heat of the sun causes water on the Earth's surface to change into a gas. This process is called evaporation. Enormous amount of water is evaporated from the ocean. Water also evaporates from fresh water sources on land. When water evaporates, it goes into air as an invisible gas, water vapor. There is always some water vapor in the air, even over the driest deserts. एक पुरानी कहावत है that every drop of water from the ocean rains 5 times before it returns to the ocean. हालांकि एक साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है, बट इसका एक साइंटिफिक बेस ज़रूर है. वो क्या है, देखिए हर दिन जो सन की हीट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है ना, एंड जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है ओशन से. इसके अलावा वाटर आपका जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है ना जो लैंड पे, उनसे भी आपका इवेपोरेट होता है. फिर जो वाटर इवेपोरेट होता है ये आपका एयर में चला जाता है और एक इनविजिबल गैस जिसे हम बोलते हैं वाटर वेपर, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, आपका हमेशा ना वाटर वेपर रहेगा एयर में. इवन आपका जो ड्राइएस्ट डेजर्ट होगा ना, वहाँ की एयर में भी आपका कुछ वाटर वेपर रहता है. Air can hold only a certain amount of water vapor. Warm air can hold more water vapor than cold air can. As warm air loaded with water vapor rises, it cools. The cooler air can no longer hold all of its water vapor. Some of the water vapor changes back into a liquid. This process is called condensation. Next, clouds are formed. They are made up of billions of tiny light water droplets so that they can float in the air. Sooner or later, this water falls to the earth as rain, sleet, hail or snow. This process is called precipitation. The water that falls is fresh water because when ocean water evaporates, dissolved solids are left behind. The cycle then begins again. This water circulates continually between the atmosphere and the surface of the earth, which is known as water cycle. अच्छा देखिए, एयर जो है ना वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकते हैं. ओके, एंड रिमेंबर दैट वार्म एयर जो है ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर के रखती है कंपैरेटिवली कोल्ड एयर. तो जो वार्म एयर आपकी ऊपर जाएगी जिसमें आपके वाटर वेपर लोडेड है वो राइज होगी, वो कूल होगा. फिर कूलर एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो कुछ वो जो वाटर वेपर है वापस लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. फिर आपके क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स पता है ना आपको कि बिलियंस ऑफ टाइनी लाइट वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं. फिर कुछ टाइम के बाद ये जो वाटर है अगेन वो अर्थ पे आता है, रेन की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में. दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. अब जो वाटर आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, मीन्स जो बारिश के रूप में या स्नो के रूप में आ रहा है, दैट इज फ्रेश वाटर. क्योंकि जो ओशन वाटर इवेपोरेट होता है तो जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं ना. ये फिर साइकिल आपकी फिर से शुरू होती है. तो इस तरह से जो कंटिन्यूअस आपका प्रोसेस है, इवेपोरेशन देन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन, और इस तरह से ये जो साइकिल है ना, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. 11.8 लाइटनिंग. Lightning is one of the world's most beautiful phenomena. It is simply a large spark of electricity, a current flowing between a cloud and the surface of the earth, between clouds or within a cloud. The blending flash and thunderclaps are the effects of disturbances of the air by electrical discharge. Lightning is caused by the buildup of a negative electric charge at the bottom of the thunder cloud. That means that the molecules there have extra electrons compared to the surface of the earth. As the charge builds up, a point is reached at which the air can no longer block the passage of electricity.
then there is an enormous flash of electric energy between the cloud and the surface of the earth or between two clouds, and that is lightning. देखिए लाइटनिंग एक ब्यूटीफुल फिनोमेनन में से एक है. एक सिंपली लार्ज स्पार्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का जब करंट जो है फ्लो करता है क्लाउड एंड अर्थ के सरफेस के बीच में या क्लाउड्स के बीच में या विद इन अ क्लाउड. तो जो आपकी जो फ्लैश होती है या जो थंडर क्लैप्स होते हैं ये आपके इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द एयर बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस. तो लाइटनिंग आपका कैसे होता है जब आपके जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बिल्डअप हो जाते हैं थंडर क्लाउड के बॉटम में. इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है कंपैरेटिवली जो आपके अर्थ के सरफेस में. तो जैसे आपका चार्ज बिल्डअप होगा एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जो एयर है वो और जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसेज है उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी. तो फिर उसके बाद इनॉर्मस फ्लैश होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिटवीन क्लाउड एंड द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर दो क्लाउड्स के बीच में. तो उसे कहा जाता है लाइटनिंग. 11.9 थंडरस्टॉर्म्स. Thunderstorm is a storm caused by heavy rain or hail along with thunder and lightning. Warm, humid conditions are highly favorable for the development of thunderstorms. Thunderstorms develop from large clouds known as cumulonimbus clouds. These clouds from where there is a rapid upward rush of warm air from very hot areas on the ground and a rapid downward movement of cool air around the warm air. As the rising air cools, its vapor condenses into millions of tiny droplets to form at first a white fluffy cloud and eventually a black menacing thunder cloud, the cumulonimbus cloud. देखिए थंडर स्टॉर्म आपका स्टॉर्म है जो हैवी रेन या हेल की वजह से होता है एंड अलॉन्ग विथ थंडर एंड लाइटनिंग भी होता है. वार्म या ह्यूमिड कंडीशंस जो होती है ये हाईली फेवरेबल होती है, इसकी वजह से थंडर स्टॉर्म आपके होते हैं. तो आपके थंडर स्टॉर्म जो है आपके लार्ज क्लाउड से आपके डेवलप होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. तो ये जो क्लाउड्स होते हैं जहाँ से एक रैपिड अपवर्ड रश होता है वार्म एयर का बहुत ही हॉट एरिया से ऑन द ग्राउंड एंड रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कूल एयर का अराउंड द वार्म एयर. तो जैसे एयर राइज होगी ओके वो कूल हो जाएगी, वेपर कंडेंस होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे सबसे पहले ओके, फिर वाइट फ्लफी क्लाउड और फिर इवेंचुअली इसके बाद एक ब्लैक थंडर क्लाउड बनेगा जिसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. द वाटर ड्रॉपलेट्स turn to ice crystals which grow until they are big enough to fall. As they fall, they melt into raindrops which are met by the upward current of air. Only the largest raindrops are heavy enough to force their way through the forceful upflow of air traveling at speeds of 30 to 100 km per hour. As a result, the rain in thunderstorms always falls in large drops. You can estimate the distance of a thunderstorm by counting the seconds between the flash and the thunder. Every 3 seconds represents a kilometer. अच्छा अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना वो आपके आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी जिससे कि वो नीचे गिरेंगी. तो जब वो नीचे गिरेंगी वो रेन ड्रॉप्स में आपकी मेल्ट हो जाएंगी. उसके बाद ये मिलेंगी किससे, जो अपवर्ड करंट है एयर का. तो जो लार्जेस्ट रेन ड्रॉप्स होंगी वो इतनी हैवी होती हैं कि वो फोर्स करती हैं देयर वे थ्रू द फोर्सफुल अपफ्लो ऑफ एयर ट्रेवलिंग जो कि स्पीड होती है 30 to 100 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से जो रेन है ना थंडरस्टॉर्म में हमेशा वो लार्ज ड्रॉप्स में आती है. एंड आप डिस्टेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं थंडरस्टॉर्म का सेकेंड्स को काउंट करके फ्लैश और थंडर के बीच में. तो हर 3 सेकेंड में एवरी 3 जो सेकेंड्स है ना वो रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को. की पॉइंट्स. रेन रिजल्ट्स फ्रॉम द राइजिंग एंड कूलिंग ऑफ मॉइस्ट एयर. रेन अंडरगोज 3 processes: evaporation, condensation and precipitation. The amount of water vapor in the air is called its humidity. Evaporation is a process that changes a liquid into a gas. Condensation occurs when air has more water vapor than it can hold. Falling of water to the earth as rain, sleet, hail or snow is called precipitation. Ice, liquid water and steam are 3 forms of water. Remember that. Lightning is one of the world's most beautiful phenomena. Thunderstorms develop from cumulonimbus clouds. चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.